चलो, अब आखिरी कीवर्ड पे आ जाते हैं। और आखिरी कीवर्ड है हमारा सॉल्व करना। अच्छा देखो, सॉल्व जब भी आपको कीवर्ड दिखेगा ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक इक्वेशन होगी। इक्वेशन की पहचान क्या है कि आपका इक्वल टू डला हुआ होगा। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें इक्वल टू डला हुआ हो, इसका ये मतलब होता है कि आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब है, देखो इसको ना ब्रेक डाउन करो। क्वाड्रेटिक हम किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर टू हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज टू। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर टू हो, वो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन होती है। फिर इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन का मतलब सिंपली ये है कि आपका जो है इक्वल्स टू डला हुआ होता है। अगर तो ये दो कंडीशंस आपकी ट्रू है, पहली ये कि एक्स की हाईएस्ट पावर टू हो और उसमें आपका इक्वल्स टू डला हुआ हो, तो ये आपकी हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है जो कि मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और ये क्या है? ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो, इसकी ना लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लेबलिंग क्या होती है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म हमेशा ए होती है। इसको मैं साथ साथ लेबल करता हुआ भी चलूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। उसके बाद जो एक्स वाली टर्म है, यानी एक्स स्क्वायर से जो छोटी टर्म होती है, यानी एक्स वाली टर्म, उसके साथ हमेशा आपका बी होता है। तो ये दूसरी चीज है जो हमें याद होनी चाहिए, बी वाली टर्म। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, डुप्लीकेट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी। और आखिरी चीज जो है, जो आपकी ऐसी टर्म हो जिसमें आपका कुछ भी ना हो, मतलब कोई भी एक्स की टर्म ना लगी हुई हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हुआ हो, तो उसको हम रेफर करते हैं सी से। यानी हम इसको एक इस तरीके से कह सकते हैं कि टर्म विद नो एक्स इज सी। अच्छा अगेन, यहाँ पे जो ये x है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है इस एक्स स्क्वायर और इस x की जगह वाई स्क्वायर और वाई, ये कुछ भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि आपके थ्रू आउट द जो वो पूरी इक्वेशन है ना, वेरिएबल एक हो। वेरिएबल एक होने का क्या मतलब है? अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो फिर इधर एक्स हो, अगर इधर वाई स्क्वायर है तो इधर फिर वाई हो। ठीक है। और ये जो हमारी लेबलिंग है ए बी और सी वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर होता है वो ए होता है, एक्स के साथ वाला जो नंबर होता है वो बी होता है, और विदाउट एक्स जो होता है वो हमारा हमेशा सी होता है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद अब पता है, होता ही है कि बच्चे को ये आदत होती है कि वो तीन टर्म्स को हमेशा ढूंढता है। और तीन टर्म्स को ढूंढने का मतलब ये है मेरा कि तीन टर्म्स को ढूंढेगा वो, एक एक्स वाली टर्म ढूंढेगा, एक एक्स वाली टर्म ढूंढेगा, और एक विदाउट एक्स वाली टर्म ढूंढेगा। जब ये तीन टर्म्स उसको मिल जाएंगी तो बोलेगा कि ये मेरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है। लेकिन असल में होता ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी तीन ही टर्म्स हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि लिखा हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू जीरो। ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर टू है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर टू है। अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एक्स की हाईएस्ट पावर टू है। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें इक्वल टू लगा हुआ हो और एक्स की हाईएस्ट पावर टू हो, ये सारी आपकी क्या होती हैं? ये सारी आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आपका ये वाला क्वेश्चन है।
y इज इक्वल टू 4x² प्लस 20x प्लस 24। अच्छा, इक्वेशन की ना फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने तुम लोग को पहले भी बोली थी। वो ये कि हमेशा x² वाली टर्म पहले होगी, फिर x वाली टर्म होगी, और फिर विदाउट x वाली टर्म होगी। तो यहाँ पे हम लोग को देख लो, यहाँ पे ये आपकी जो इक्वेशन है, ये क्या है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर दूसरी एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू -10 -2x। इसने पहले विदाउट x वाली टर्म लिखी है, और फिर x² वाली टर्म लिखी है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इक्वल टू लगा हुआ है, और आपका यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू, एक मिनट, जगह इधर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x² -10। ये हमने अरेंज कर लिया। अच्छा, मुझे बताओ, अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं? यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी हुई है। a की वैल्यू देखो क्या है, -2 है। ठीक है, क्योंकि x² के साथ वाली टर्म क्या होती है, a। अच्छा, यहाँ पे क्या हमें b की वैल्यू दी हुई है? देखो b कौन सी वाली टर्म होती है, जो कि x के साथ हो, लेकिन ऊपर तो हमारे पास x है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि b वाली टर्म हमारी ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसको अगर तुम लोग चाहो तो कंपेंसेट करने के लिए ये लिख सकते हो कि ये आपका +0x है, क्योंकि जब 0x से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यार जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, लेकिन वन वे और अनदर हमें इसको कंपेंसेट करने के लिए कोई ना कोई साइन लगाना होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू 0 होगी। और c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू -10 होगी। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। इसी तरह जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी, जिस पे हमने सबसे पहले बात की थी, अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपकी a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 24 है। ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, हमने अभी सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, सॉल्व करने पे जब आएंगे तो हम इन सब चीज़ों को सॉल्व भी करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाओ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारी y इज इक्वल टू 3x प्लस 6x²। हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर 2 है। और यहाँ पे अगर हम नोट करें तो इसने विद x² वाली x वाली टर्म पहले लिखी है, और x² वाली टर्म बाद में लिखी है। सीक्वेंस आउट है, रीअरेंज कर लेंगे। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6x² प्लस 3x। इसको कंपेयर करूँ, y इज इक्वल ax² प्लस bx प्लस c से। तो यार मुझे बताओ, x² के साथ वाली टर्म a होती है, तो a की वैल्यू क्या है आपकी? a की वैल्यू आपकी 6 है। x के साथ वाली टर्म b होती है, तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू आपकी +3 है। और c के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि c आपका 0 है। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाली, y इज इक्वल टू 8x²। भले एक ही टर्म है, लेकिन इससे हमारा मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या शर्त होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि इक्वल्स टू लगा हो और x की हाईएस्ट पावर 2। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस यहाँ पे इसको कंपेयर करें, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू गिवन है? सिर्फ और सिर्फ a की, और a किसके बराबर है? 8 के। b की कोई वैल्यू नहीं है, c की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये दोनों 0 होगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज पे आ जाओ। लास्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। या मुझे तुम लोग बताओ चैट पे, और मुझे ये बताओ कि क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हाँ भाई।
हाँ, देखो यहाँ पे हमारी एक्स की जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो एक्स की है वो यहाँ पे 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त क्या होती है कि इक्वल्स टू का साइन हो और एक्स की हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर यहाँ पे 3x² होता ना, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लेकिन अगर एक्स की हाईएस्ट पावर स्क्वायर नहीं है, तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन है? यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है। जब एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है ना, तो ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि ये हमने जो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में, आपकी स्ट्रेट लाइन जो बन रही होती हैं, कभी अपवर्ड स्लोपिंग होती हैं, कभी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं, कभी हॉरिजॉन्टल होती हैं, कभी वर्टिकल होती हैं। ये वाली आपकी इक्वेशन है, और ये किस फॉर्म में होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है। तुम लोग सॉल्व हर इक्वेशन को कर सकते हो, भले जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो, भले लीनियर हो। सॉल्व सारी चीजें हो सकती हैं, बस ये है कि एक तरीके के थ्रू होती है। ठीक है। तो खैर, ये तो हमारी हो गई एग्जांपल्स कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आ जाते हैं कि सॉल्व करनी कैसे है। देखो, सबसे पहले जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका फैक्टराइजेशन के थ्रू है। ठीक है। और फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या होता है यार? सिंपली आपको या तो दो टर्म्स दी हुई होंगी, या तो तीन टर्म्स दी हुई होंगी, या आपके पास चार टर्म्स दी हुई होंगी। ठीक है। अगर दो टर्म होंगी तो हम उसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन देखते हैं, अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन ले लो, नहीं आ रहा होता तो फिर लाजमी आपकी परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती है। और वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं? हम इसकी जगह लिखते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये हम लोग करते हैं अगर दो टर्म्स हो। अगर तीन टर्म्स होती हैं तो हम लोग मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, और अगर चार टर्म्स होती हैं तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले ये तीन चीजें, क्या दो टर्म में क्या करना है, तीन टर्म्स में क्या करना है, और चार टर्म्स में क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है? तो इसकी ना पहचान मार्क से होती है। अगर आपका सॉल्व करने का सवाल है और एक से लेके 3 मार्क का सवाल है, इससे ज्यादा अगर होगा तो फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं होगी। लेकिन अगर एक से लेके 3 मार्क्स तक का सवाल है, तो फिर लाजमी ये जो यहाँ पे टेबल है ना, यहाँ से कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा होगा। दो टर्म्स होंगी तो ये तो लाजमी लगेगी, तीन टर्म्स होंगी तो मिडल टर्म ब्रेकिंग लगेगी, चार टर्म्स होंगी तो ग्रुपिंग होगी। लेकिन बस इसके मार्क्स याद रखने हैं, इसके मार्क्स 1 से 3 के बीच में होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है। अब यार, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन पीछे करके आ चुके हैं, तो मैं इसके नए क्वेश्चन नहीं करवा रहा। इंस्टेड के जो हमने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं, हम उसी को थोड़ा चेंज करके उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर तुम लोग को याद हो, कल हम लोगों ने मिडल टर्म ब्रेकिंग की थी। ये मिडल टर्म ब्रेकिंग के सवाल थे, और यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चंस किए थे। अभी कोई भी 3 क्वेश्चंस पिक करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। देखो, अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है खाली x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। ऑल्दो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। क्योंकि इक्वेशन की क्या पहचान होती है? इक्वल्स टू लगा हुआ। इसमें इक्वल्स टू तो नहीं है, तो यानी यहाँ पे हमने सिर्फ इनको कल क्या किया था? फैक्टराइज किया था। और फैक्टराइज में हम लोग ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करके छोड़ देते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं करते। अब अगर आपके पास सॉल्व का सवाल होता है, तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है। मैं एक मिनट इसको वापस लिख रहा हूँ। आपके पास सवाल होता है सॉल्व x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके का जब सवाल होगा ना, अब देखो, इसके फॉर एग्जांपल आपके पास 3 मार्क्स है। ठीक है, मैंने मार्क्स भी मेंशन कर दिए। 3 मार्क्स हैं, तो हमें पता है कि तीन टर्म्स में हम क्या करते हैं? हम तीन टर्म्स में फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज में क्या करते हैं? मिडिल टर्म लेके। तो x² प्लस 5x प्लस 6, हमने पहले तो ये जो ऊपर वर्किंग की हुई है ना, पूरी ये वाली वर्किंग की होगी, और हम लोग इस आंसर तक पहुंचे होंगे। और ये आंसर क्या था आपका? x+3 x+2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सिंपली करते ही हैं, पहले एक ब्रैकेट पिक करेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट पिक करेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे।
मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम पहले करेंगे x+3 इज इक्वल टू 0, और फिर हम करेंगे x+2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ना लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट की कोई तुक नहीं। तो ये आपका हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0, और इधर हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू 0। x को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक जगह पे +3 हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3, और दूसरी वैल्यू आपकी आएगी x इज इक्वल टू -2। देखो, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। सॉल्व का मतलब क्या है कि आपको वैल्यूज ढूंढनी होती हैं, जो भी वेरिएबल गिवन हो। जैसे यहाँ पे x गिवन था, तो x की वैल्यूज ढूंढनी है। अच्छा, आपको पहचान होनी चाहिए कि आपके आंसर कितने आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या होती है? x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। जो पावर होती है ना, ये आपको बताती है कि आपके कितने आंसर्स आएंगे। जैसे हाईएस्ट पावर 2 थी, तो यहाँ से हमें पता चला कि इसके 2 आंसर्स आएंगे। एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती ना, तो हमारा एक ही आंसर आना था। वो फिर आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं, x-6 और 2x-5 वाला। तो इसका क्वेश्चन आपके पास आता है सॉल्व, और ऊपर वाली इक्वेशन होती 2x² - 17x + 30 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सिंपली जो हम लोग फैक्टराइज करके इन ब्रैकेट्स पे पहुंचेंगे ना, उसके बाद वाला काम मैं करवा रहा हूँ तुम लोगों से। ये ब्रैकेट्स दिखोगे तुम लोग, x-6 और 2x-5, और ये इक्वल टू 0 आ रहे हैं। स्टेप ये है, एक ब्रैकेट पिक करो, इक्वल टू 0 रखो। दूसरा ब्रैकेट पिक करो, इक्वल टू 0 रखो। तो ये हो जाएगा एक x-6 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 2x-5 इज इक्वल टू 0। तो एक जगह पे -6 हो रहा है, दूसरी जगह पे जाके +6 होगा। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। और फिर राइट साइड वाली इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये -5 को हटाना पड़ेगा। -5 को दूसरी साइड पे भेजोगे, तो ये होगा +5। तो 2x इज इक्वल टू 5, और फिर 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको दूसरी साइड पे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2। ये आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, एक ये आ गई और एक ये वाली आ गई। ठीक है, ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं। और कौन सा देखें? एक मिनट रुको। बल्कि दो क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले। एक मैं ये वाला कर रहा हूँ, 4x + 20x + 24, और x² - 4xy - 12y²। अब फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व, नहीं सॉल्व नहीं, हेंस। चलो देखो, अब देखो ये एक और तरीके से सेम सवाल करवाने की टेक्निक है। मतलब एक चीज अभी हमने देखी कि एग्जामिनर आपको सीधा सीधा बोलेगा सॉल्व, और उसके आगे इक्वेशन लिख देगा, और उसके साइड में मार्क्स लिख देगा 3 मार्क्स का। एक ये तरीका होता है, इसके 3 मार्क्स होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर पता है क्या करता है, इस चीज को ना दो पार्ट्स में तोड़ता है। और दो पार्ट्स में किस तरह तोड़ता है, वो आपको पहला काम देगा मिडल टर्म ब्रेकिंग का। फॉर एग्जाम्पल 3 टर्म्स दी हुई हैं, और मिडल टर्म ब्रेकिंग का काम देगा। और यहाँ पे क्वेश्चन था 4x² + 20x + 24। सेकेंड पार्ट में वो बोलेगा हेंस। हेंस का मतलब होता है जो आपका आंसर ऊपर आ रहा है ना, इसको यूज करते हुए आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अगर तुम नोट करो, तो जो इक्वेशन ऊपर है 4x² + 20x + 24, वही इक्वेशन नीचे भी है 4x² + 20x + 24। तो इस तरह का सवाल 1 मार्क का आता है। ठीक है, यहाँ पे इसके आपको मैक्सिमम मार्क्स 1 मार्क मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे जब भी हेंस का सवाल होगा। तो हम इसमें सिंपली करते ही हैं, जो हमारा ऊपर आंसर आ रहा होता है ना, आंसर क्या था, 4 ब्रैकेट x + 2 और
x+3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक काम करोगे कि ये जो 4 है इसको किसी भी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ये 4 था, तो मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं इस 4 को इस x से और x2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और इधर आएगा आपका x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब सिंपली एक ब्रैकेट उठाओ, उसको इक्वल टू पुट करो 0 के, तो ये हो जाएगा 4x+8 इज इक्वल टू 0, और एक ब्रैकेट हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0। तो अगर लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन देखें तो +8 को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये होगा 4x इज इक्वल टू -8, और 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये x की आपकी वैल्यू आ जाएगी -2, और राइट साइड वाली इक्वेशन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ये एक वैल्यू आई -2 और एक वैल्यू आई -3। अच्छा देखो, ये जो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया ना ब्रैकेट से, कर लो तो अच्छा है, ना करो तो मसला नहीं है। पता है फिर क्या करोगे? मुझे बताओ, ये 4 इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, इस 4 को जब दूसरी साइड पे भेजेंगे ना, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर आएगा? 0 के। तो आसान लफ्जों में फिर आपके सिर्फ यही दो ब्रैकेट्स बच जाएंगे, x+2 और x+3। इनको भी जब सॉल्व करोगे ना तो आंसर तुम्हारे ये सेम ही आना है, आंसर में कोई फर्क नहीं आना। तो दोनों अप्रोचेज हैं, दोनों में से जो इजी लगे वो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि हमने ये राइट साइड पे किया था, जिसमें आपकी दो टर्म्स आ रही थी, एक x और एक y। इसका सवाल किस तरह से आता है मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर तुम लोग को बताता हूँ। चलो ये सवाल देखो। अब ये हमें कह रहा है कि सॉल्व x² - 4xy - 12y² इज इक्वल टू 0, यानी ऊपर वाली पूरी इक्वेशन है। और फॉर द वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि आपने x को सब्जेक्ट बनाना है इन टर्म्स ऑफ y। इसका ये मतलब होता है कि जब आप x को सब्जेक्ट बनाओगे ना, तो आपकी दूसरी साइड की इक्वेशन जो आ रही है उसमें आपका y लाजमी आ रहा होगा। आसान लफ्जों में जो ये बात की है ना इसने, इन टर्म्स ऑफ y, ये फजूल बात होती है। काम हमारा पुराना वाला ही है। ऊपर के दोनों ब्रैकेट्स पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये है आपका x - 6y, और एक है x+2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले है हमारा ब्रैकेट x - 6y इज इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट है आपका x+2y इज इक्वल टू 0। तो जब इधर x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6y, और इधर जब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2y। बस ये काम था, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो, डबल वेरिएबल्स लेके कंफ्यूज नहीं होना है। डबल वेरिएबल्स जब भी होंगे ना तो वो आपसे हमेशा ये बोलेगा कि इन टर्म्स ऑफ दूसरे वाले वेरिएबल में आंसर बता दो। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6y। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? -2y। हमारे दोनों आंसर में y आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये सिंपली काम यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा चलो, 3 टर्म्स हो गई, और पीछे जाते हैं। हमने 2 टर्म्स को भी सॉल्व किया था, और 2 टर्म्स वाले सवाल ये रहे। हमने फैक्टराइजेशन की थी 2 टर्म्स की, और ये राइट साइड वाले सवाल हम देख रहे हैं, 1 - 100x² और x² - 4। अगर तो ये सिर्फ अभी इसकी बात करें, ये आपका क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसके बाद हम इसको चेंज कर दें थोड़ा सा और लिखें सॉल्व 1 - 100x² इज इक्वल टू 0, अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने सिंपली क्या किया है, हम जो ऊपर ब्रैकेट्स है ना हमारे, इनको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो एक ब्रैकेट आ रहा था हमारा 1 - 10x, एक ब्रैकेट आ रहा था 1 + 10x इज इक्वल टू 0। ठीक है।
एक एक ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करना है, यानी 1 - 10x इज इक्वल टू जीरो, और एक आपका हो जाएगा 1 + 10x इज इक्वल टू जीरो। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे -10x इधर जाके जीरो के साथ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1 = 10x। और जब इधर x को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये 10 इधर आके 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/10। और दूसरी साइड पे अगर हम x को सब्जेक्ट बनाएं, तो यहाँ पे आपका 1 जो है 10x के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू -1। और जब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 इधर आके -1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये x का आपका आंसर आएगा -1/10। ठीक है, ये आसान सी चीज़ है, सिर्फ तुम लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। इसका एक और क्वेश्चन देख लो, x² - 4। अभी ये सिर्फ क्या था, फैक्टराइज का सवाल था, इक्वेशन नहीं थी। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें और लिखें सॉल्व x² - 4 इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। तो हम क्या करते हैं, हमने पूरा इस तरीके से पहले फैक्टराइज किया होगा, तो हमारा आंसर आया होगा x - 2 और x+2। तो एक आया है x - 2, एक आया है x+2, इसको सिंपली इक्वल टू जीरो रख देना है। तो हमारा यहाँ पे एक x का आंसर आ जाएगा 2, और एक x का आंसर आ जाएगा -2। होपफुली इसमें किसी को मसला नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट किया है। x - 2 को जब इक्वल टू जीरो पुट किया होगा, तो जब x को सब्जेक्ट बनाया होगा तो x का आंसर आया होगा 2। और जब x+2 को इक्वल टू जीरो रखा होगा तो x का आंसर आया होगा -2। ठीक है, तो ये चीज़ यार हमारी होती है दो टर्म्स में, और सिंपली ये है कि इसमें सच कुछ नया नहीं है। एक ये सवाल देख लो, 12x - 9 वाला। अब देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये आपका क्या था, ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। लेकिन इसको भी एक दफा सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करना होता तो कैसे करते? तो यहाँ पे आपके पास सवाल आता, सॉल्व 12x - 9 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे x को हमने क्या करना होता है, x की वैल्यू ढूंढनी होती है। तो देखो यहाँ पे सिंपली जो आपने ये फैक्टराइज किया है ना, इस वाली चीज को पिक करोगे, तो ये है आपका 3 × 4x - 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले 3 जो हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसको दूसरी साइड पे भेज दो, जीरो के साथ होगा डिवाइड, तो ये आपका बेसिकली खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका एंड में बचेगा 4x - 3 इज इक्वल टू जीरो। अब x को सब्जेक्ट बनाना है, ये -3 दूसरी साइड पे भेजो, तो +3 होगा। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, और 4 इधर लाके डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/4। देखो हमारी x की हाईएस्ट पावर क्या थी, x की हाईएस्ट पावर 1 थी। तो हमारे आंसर भी कितने आने चाहिए थे x के, हमारे आंसर भी एक ही आना चाहिए था। तो ये चीज़ होती है, भले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भले लीनियर इक्वेशन हो, तरीका सेम है। ठीक है।